हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है 400 इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन। मतलब जैसे भी अगर हम पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो हमें ऐसा तो लगता है कि लगभग 12 से 13 सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट्स। अगर हम सभी सब्जेक्ट को अबाउट काउंट करें तो हमारे पास लगभग 15 सब्जेक्ट है। और अगर एक सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से पढ़ें, प्रॉपर तरीके से पढ़ें, थ्योरी को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, साथ में टेस्ट लगाएं, तो एक सब्जेक्ट को करने में ऑलमोस्ट आपको 15 to 20 डेज लग जाते हैं। अगर हम सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही करते रहेंगे तो ऑलमोस्ट हमको 7 to 8 मंथ, ये मैं बोलता हूँ 1 ईयर का टाइम तो आपको लगेगा सभी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग को कितना भी आप कम करोगे तो 1 ईयर तो लगेगा ही आपको अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन जनरली होता क्या है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं और जस्ट आज कोई वैकेंसी आई और उसका 3 महीने में एग्जाम है, तो उन लोग क्या करते हैं, वो कन्वेंशनल अप्रोच के थ्रू तैयारी करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो प्रॉपर उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पूरा सब्जेक्ट ही कवर नहीं कर पाओगे। तो मैंने एक उसका एक अल्टरनेटिव निकाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे 15 सब्जेक्ट्स हैं, हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। हम पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट में अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में, तो मेजरमेंट में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, राइट। हमारे पास मेजरमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करें, ऑलमोस्ट मैं मानता हूं कि मेजरमेंट में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, और साथ में आपका ट्रांसड्यूसर। ये 3 चीजें मिलकर आपका बनता है एक सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि पहले हम उन सभी 20 टॉपिक्स को पढ़ लें इस सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लें। अगर हम इसको पूरा पढ़ने जाएंगे, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है, आप इसको पूरा पढ़िए, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा पढ़िए। लेकिन अगर आपका एग्जाम 2 महीने में है तो पूरा नहीं पढ़ सकते, इस चीज को भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 20 टॉपिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है इस सब्जेक्ट में। फिर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसके 20 टॉपिक्स कर लीजिए। उससे होगा ये कि आपका एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वैसे ही आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इस 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन का। जो पहला हमारा टॉपिक है आज की क्लास में, वो है ऑल अबाउट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो आज हम लोग पूरा का पूरा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करिए, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पीएमएमसी के बारे में पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू जानेंगे, एक लिस्ट हम लोग उसकी स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे कि पीएमएमसी में होता क्या है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, और साथ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे। मतलब कि थोड़ा बहुत कहानी हो गई, थोड़े क्वेश्चंस हो गए। और जब ये वीडियो जहां पे भी अपलोड होगा यूट्यूब वगैरह पे, वहां पे डिस्क्रिप्शन में इसका एक टेस्ट भी डाल दूंगा 30 क्वेश्चंस का। तो इस वीडियो को करने में मुझे लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। 20 मिनट आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, आधे घंटे 40 मिनट में एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा प्लान है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे, ऑल अबाउट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपका मेजरमेंट सब्जेक्ट से है। सेकेंड टॉपिक आपको क्या रखना है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ मुझे क्या सब्जेक्ट रखना है ना, कौन सा टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं और किस सब्जेक्ट का बनाऊं, ये आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा। जिससे हमको करना तो 400 टॉपिक्स है ना, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट का ही हो, मशीन का भी हो सकता है, पावर सिस्टम का भी हो सकता है ना, क्योंकि हमको 400 टॉपिक कवर करने हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। ये हमारा एक बेसिक डायग्राम है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हमारा मेजरमेंट का एक टॉपिक है, जहां पे ये डीसी वैल्यू को रीड करने के लिए यूज होता है ना। तो होता है क्या है कि जैसे ये आप लोग का परमानेंट मैग्नेट, इसका नाम है ना पीएमएमसी। पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है,
परमानेंट मैग्नेट से मिलकर बना है और ये मूविंग कॉइल है, दो चीजों से मिलकर बना है। इसके नाम में ही इसका आंसर है, परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो भी करंट होती है हम स्प्रिंग के थ्रू पास करते हैं, जिसको भी हमको मेजर करना होता है, करंट स्प्रिंग से होती हुई जाती है, इसके अंदर जाती है, फिर यहां से निकल जाती है, ठीक है ना। परमानेंट मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और यहाँ पे जो कंडक्टर है, जो कॉइल है, मूविंग कॉइल है ना, ये कहाँ पे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको पता ना लॉरेंस प्रिंसिपल, वेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इस पे एक फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो यहाँ पे एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने से आपका ये मूविंग कॉइल घूमेगा, मूव करेगा, और इसके घूमने से आपका पॉइंटर भी घूमेगा, ठीक है। तो आपका लग चुका है यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉइंटर को घुमाना था, आपने घुमा लिया। कौन सा प्रिंसिपल यूज किया आपने, लॉरेंस प्रिंसिपल। पहला क्वेश्चन बन चुका है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो लॉरेंस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड पे काम कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे भी काम करता है। और पॉइंटर को किसी एक फाइनल वैल्यू पे रोकने के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, स्प्रिंग। तो हमने किस प्रकार कंट्रोल लगाया, स्प्रिंग कंट्रोल लगाया, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये आपका लॉरेंस प्रिंसिपल पे काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ये सिर्फ डीसी वैल्यू रीड करता है, एसी वैल्यू रीड नहीं करेगा। अगर आप एसी वैल्यू दोगे तो अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो वो ऑसिलेट करेगा, और अगर आपका हाई फ्रीक्वेंसी तो जीरो पे वाइब्रेट करेगा, मतलब कि एवरेज वैल्यू रीड करता है, ठीक है ना। ये तो एवरेज एसी का जीरो होता है, तो एसी केस में जीरो रीडिंग शो करेगा वो, ठीक है। वर्क लाइक डीसी मोटर विथ लिमिटेड रोटेशन। अगर आपको पता हो, जो मैंने आपको वर्किंग बताई लॉरेंस प्रिंसिपल, वो सेम वर्किंग हमको देखने को मिलती कहां पे, डीसी मशीन में, तो डीसी मोटर में। तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी वर्किंग सिमिलर है डीसी मोटर विथ लिमिटेड रोटेशन, है ना। एक जीरो से लेके आपका एफएसडी तक तो रोटेट होता है ना, इतना ही रोटेट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड रोटेशन। जो हमने कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया है, कौन सा लगाया है, स्प्रिंग कंट्रोल। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हम इसमें जो डैम्पिंग लगा रहे हैं वो एडी करंट डैम्पिंग लगा रहे हैं। एडी करंट डैम्पिंग किसके ऊपर वर्क करता है, लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड है ना। किसके ऊपर बेस्ड है ये, लेंज लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो हमको स्केल मिलती है वो हमारी कैसी होती है, लीनियर, मतलब कि 0 से 1 के बीच में जितना गैप है उतना ही 1 से 2 के बीच में होगा, है ना। तो हमारी जो स्केल है वो लीनियर है, या फिर हम उसको बोलते हैं आपका यूनिफॉर्म स्केल, दोनों बोल सकते हैं, लीनियर या फिर यूनिफॉर्म स्केल। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीनियर स्केल होती है तो उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना बड़ा आसान हो जाता है। कैलिब्रेशन मतलब कि पुरानी स्केल को हटा के नई स्केल लगाना, मैपिंग करना, कैलिब्रेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा स्प्रिंग हमने लगाया है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, वो जो स्प्रिंग है वो आपका कंडक्टिंग मटेरियल होता है और साथ में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जो हमको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा मूविंग कॉइल पे जो लगता है, उसका फॉर्मूला होता है BINA, बीना। याद रखना सभी लोग इसको। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा वो होता है BINA। बी मतलब होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई आपकी करंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है केसी इंटू थीटा। केसी आपका कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और थीटा आपके पास यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल है। तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए कि जब हमारा वैल्यू स्टेडी स्टेट पे होता है ना, अगर हम बात करें जब हमारा पॉइंटर कहाँ पे होगा, स्टेडी स्टेट पे, मतलब फाइनल वैल्यू पे, उस केस में टीडी का मैग्नीट्यूड और टीसी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मतलब कि जो बीना है वो किसके बराबर हो जाएगा, केसी इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा। तो वो थीटा की वैल्यू अगर निकालना कितना हो जाएगा, BINA बीना अपॉन केसी। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी। कभी कभी जब कभी आप लोग बड़े एग्जाम देते हो जहां पे टफ क्वेश्चन आते हैं या फिर लेंदी क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी वैल्यू दे दी जाती है BINA KC, और आपसे थीटा की वैल्यू पूछेंगे, तो सिंपल फॉर्मूले से आप बता सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर मान लो स्प्रिंग टूट गई तो पॉइंटर क्या रीड करेगा, अरे भाई जब स्प्रिंग टूट गई तो वो करंट आपकी मूविंग कॉइल तक जा ही नहीं पाएगी, तो लॉरेंस फोर्स लग ही नहीं पाएगा, तो पॉइंटर क्या रीड करेगा, जीरो रीड करेगा। हमारे इस इंस्ट्रूमेंट की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसका टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा होता है। टॉर्क टू वेट रेशियो मतलब क्या होता है कि हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, तो जो पॉइंटर पे जो टॉर्क लगेगा वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसके वेट से भी ज्यादा वो टॉर्क लगा रहा है, तो उससे हमको सेंसिटिविटी अच्छी मिलेगी और उससे हमको एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। तो याद रखना, इससे हमको हायर सेंसिटिविटी मिलेगी और साथ में एक्यूरेसी भी अच्छी मिलती है। लेकिन एक प्रॉब्लम यही है पीएमएमसी की कि जो हमने स्प्रिंग लगाई है वो हेयर थिकनेस की है, जिसकी वजह से ये बहुत कम करंट और बहुत कम वोल्टेज मेजर कर सकता है। वॉट मीटर नहीं बनाते, पीएमएमसी का वॉट मीटर नहीं बनता, पीएमएमसी का सिर्फ एमीटर और वोल्ट मीटर बनता है। दैट मीन्स पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड ओनली टू मेजर करंट एंड वोल्टेज, नॉट फॉर पावर। तो यहाँ पे लिखा मैंने वॉट मीटर कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो रेंज है मिली एम्पियर में है, हमको एम्पियर में करंट मेजर करना है, तो हम लोग रेंज को बढ़ा सकते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की। तो हम लोग रेंज को बढ़ाने के लिए एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जो कि हम पीएमएमसी के पैरेलल में लगा देंगे, उसी को हम संट बोलते हैं। तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, वी यूज लो रेजिस्टेंस वैल्यू संट इन पैरेलल विथ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट या फिर पीएमएमसी एमीटर। तो जो हम पैरेलल वैल्यू का लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है, आर एस एच बराबर आर एम अपॉन एम माइनस वन, और एम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज। हम कितनी रेंज तक बढ़ाना चाह रहे हैं वो हमारी हो गई न्यू रेंज, और पीएमएमसी की जो पहले जो रेंज थी वो गई इसकी ओल्ड रेंज। ठीक है ना, तो इस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगा के पीएमएमसी की रेंज को बढ़ा सकते हैं, एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। वोल्ट मीटर की रेंज कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो आपका मिली वोल्ट में, तो इसको भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाओगे आप, आपको एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस पीएमएमसी वोल्ट मीटर के सीरीज में लगाना होगा, तो उससे आपकी रेंज बढ़ जाएगी। ये लिखा है मैंने, यहाँ पे देख लीजिएगा, in order to increase the range of PMMC voltmeter we use high value of resistance, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, in series with the voltmeter। तो हम लोग यहाँ पे RSE लगाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, RM इंटू एम माइनस वन, और M की वैल्यू क्या होती है, न्यू अपॉन ओल्ड। जैसा कि हमने एमीटर में देखा था वही चीज वोल्टमीटर में भी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, न्यू अपॉन ओल्ड। हमारे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कभी कभी टेम्परेचर इफेक्ट भी देखने को मिलता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग एक रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस होता है जनरली पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में लगाया जाता है। ओके, हम इसको सीरीज में लगाते हैं और इसकी जो वैल्यू होगी ऑलमोस्ट मीटर रेजिस्टेंस का 20 टू 30 टाइम्स होती है, 20 से 30 गुना। जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू का 20 से 30 गुना, 20 टू 30 टाइम्स इसकी वैल्यू देखने को आपको मिलती है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो एमीटर के लिए और वोल्टमीटर के लिए कंस्ट्रक्शन सेम है, मतलब कि एमीटर और वोल्टमीटर में कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। इसका मतलब ये कि ये दोनों हमारे इंस्ट्रूमेंट इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। एमीटर है तो हम उसको वोल्टमीटर बना सकते हैं, वोल्टमीटर है हम उसको एमीटर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कुछ एरर होती हैं हमारे पीएमएमसी में, उनकी वैल्यू कितनी क्या होती है आप देख लीजिए। फ्रिक्शनल एरर हमारे पास ज्यादा होती है। फ्रिक्शनल एरर वो हर जगह ज्यादा होगी जहां पे मूविंग सिस्टम का वेट ज्यादा होगा। तो पीएमएमसी में मूविंग कॉइल है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो उसकी वजह से इसका वेट ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से फ्रिक्शनल एरर हमारे पास ज्यादा होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टॉर्क टू वेट रेशियो कम है, इस इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होता है, सेंसिटिविटी भी अच्छी होती है, एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, टेम्परेचर एरर लेस है, फ्रीक्वेंसी एरर जीरो, क्योंकि सिर्फ डीसी के लिए यूज होता है ना, ओनली डीसी के लिए है, तो डीसी फ्रीक्वेंसी होती है क्या, नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ होती है, एसी में होती है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी एरर जीरो है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर आपके पास यहाँ पे लेस है, क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ना, इस वजह से आपको स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर आपको यहाँ पे क्या मिलती है,
लेस मिलती है, और साथ में आपकी जो हिस्टैरिसीस एरर है और एडी करंट एरर वो भी आपका क्या होता है यहाँ पे लेस होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे 15 से 20 मिनट हुए होंगे जहां पे हमने पूरे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के ओवर के बारे में जान लिया। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, पीएमएमसी में कोई भी क्वेश्चन आता है, तो जो क्वेश्चन आपके जनरली यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये पूरा पीएमएमसी हो गया। कुछ सैंपल क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन दिया गया है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 1 मिली एम्पियर। ओके, मतलब इसकी रेंज होगी, मैंने बोला था ना कि पीएमएमसी की रेंज कम होती है, तो कम है 1 मिली एम्पियर। उसका रेजिस्टेंस दिया गया है 5 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 0.55 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इट कैन मेजर। तो सिंपल सी बात है, हमने आरएसएच को लगाया था पैरेलल में, उसकी वैल्यू क्या होती है आर एम अपॉन एम माइनस 1। एम की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है न्यू अपॉन ओल्ड। तो अगर मैं चाहूं यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या रख सकता हूँ न्यू अपॉन ओल्ड, न्यू अपॉन ओल्ड। अब इस क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यू दी हुई है, आप ध्यान से देख लो। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई है। आपको आरएसएस दिया है कितना 0.55, 0.55 आपको ये वैल्यू दी हुई है ना। आपको आरएम दिया हुआ कितना दिया हुआ, दैट इज 5 ओम। ठीक है, आपको यहाँ पे ओल्ड रेंज दी हुई कितना 1 मिली एम्पियर। तो आप न्यू रेंज नहीं निकाल लोगे, निकाल लेंगे। सॉल्व कर लीजिएगा ना, सोल्यूशन तो आप लोग कर ही सकते हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा। आप मूविंग कॉइल देखो, जनरली हम बोलते हैं पीएमएमसी, बट पीएमएमसी को बहुत जगह मूविंग कॉइल भी बोल दिया जाता है, उसका पीएम गायब कर देते हैं, सिर्फ मूविंग कॉइल बोलते हैं। तो आप लोग अवेयर रहेगा इस चीज को। A moving coil voltmeter measure only DC voltages. PMMC emitter can be used as an emitter. आपको emitter बनाना है, वो तो पहले से emitter है, तो कैसे बनाओगे एक रेजिस्टेंस, मतलब रेंज बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो, कैसे रेंज बढ़ाओगे पीएमएमसी एमीटर के पैरेलल में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करना है, जिसको हम संट बोलते हैं। देख लो हम क्या बोलेंगे संट रेजिस्टेंस। संट रेजिस्टेंस से हम ये काम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीनियर स्केल, तो पीएमएमसी तो हमारे पास क्या मूविंग कॉइल, इसकी स्केल क्या होती है लीनियर होती है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज, यहाँ पे डिसएडवांटेज है ओके क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है हाई टॉर्क टू वेट रेशियो, ये तो एडवांटेज हो गया। बाय विच हाई एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड, अच्छी बात है ये। बाय शंट एंड सीरीज मल्टीप्लायर अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रेंजेस ऑफ वोल्टेज एंड करंट, बिल्कुल सही बात है ना, हम रेंज को बढ़ा सकते हैं शंट और मल्टीप्लायर का यूज करके। बोथ एसी एंड डीसी वैल्यू कैन बी मेजर्ड, ये तो गलत हो गया ना, एसी रीड नहीं करता ये स्टेटमेंट गलत है, और यही गलत हमसे वही पूछा गया है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर ये, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा डिसएडवांटेज है, बाकी सब तो एडवांटेज थे। इफ पीएमएमसी मीटर इज कनेक्टेड टू द एसी सप्लाई, देन अगर हम पीएमएमसी को एसी सप्लाई से कनेक्ट करें तो क्या होगा, वो हमारा जीरो रीडिंग शो करता है। तो यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए देखना, मीटर रीड जीरो, मीटर गेट्स डैमेज, पॉइंटर विल वाइब्रेट, पॉइंटर डज नॉट मूव। तो इसमें आप ध्यान समझिए कि जब हम पीएमएमसी को एसी सप्लाई देते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी। लो फ्रीक्वेंसी केस में वो ऑसिलेट करता है, तो यहाँ पे ऑसिलेट का ऑप्शन तो नहीं है, चलो ठीक है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी देंगे तो वो वाइब्रेट करता है, तो यहाँ पे वाइब्रेशन का तो आंसर। और जब ये बहुत टाइम तक वाइब्रेट करेगा तो वो डैमेज भी हो जाएगा ऑब्वियसली, तो पॉइंटर विल बी यहाँ पे वाइब्रेट भी करेगा और डैमेज भी हो सकता है। और सो कितना कर रहा है, कहाँ वाइब्रेट कर रहा है, जीरो पे वाइब्रेट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर अपने कॉन्सेप्ट को देखें तो तीनों आंसर फिट हो रहे हैं, लेकिन हमको एग्जैक्ट देखना है ज्यादा सही आंसर कौन सा होगा। तो ज्यादा सही आंसर होगा मीटर रीड जीरो, है ना, जो एवरेज वैल्यू हमारा पीएमसी रीड करता है, एसी का एवरेज जीरो होता है, तो पॉइंटर हमारा जीरो रीड करेगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दिया था हाई फ्रीक्वेंसी, तो मैं बोलता कि भाई वो क्या करेगा वाइब्रेट करेगा और तुरंत डैमेज नहीं होता, कुछ टाइम बाद डैमेज होता है। तो ये हम नहीं बोल सकते कि बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। हमको सप्लाई के बारे में नहीं पता कि वो हाई फ्रीक्वेंसी और बहुत टाइम तक देंगे तब वो डैमेज होता है, तो ये हमारा बी आंसर यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा।
तो ये मैंने आपको पूरा बताया पीएमसी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या रखना है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।